देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आपको बताया था मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसमें आपने देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी ऐसे कह सकते हैं आप कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई। और दूसरा फैक्टर आपने बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट के या स्क्रीनिंग कांस्टेंट के। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेडियस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे मान लीजिए आपने कहा था साहब ये एटम है, इसमें फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। सेल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एटम का, अब आपने कह दिया साहब ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, दूसरा एटम आया फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, मींस क्या होगा? इसकी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, इसकी रेडियस कम हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बेटा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जब हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था उसमें बताया था एटॉमिक रेडियस को कोवेलेंट रेडियस के टर्म में डिस्कस करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस, जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज हो रहे होंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो वहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी जो एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस होगा, रेडियस, दैट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। मतलब एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, वहाँ पर एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें हम परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 2। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 2, और 2 में से s कितना है? 1। कितना हो गया? 50%, 1/2 × 100। आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 50%। यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालेंगे तो 33.3% आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 25%। सी, अगर किसी मॉलिक्यूल में वो एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है और किसी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी रेडियस स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल किसी भी सेल में न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और न्यूक्लियस के क्लोज होता है तो उसकी रेडियस स्मॉल होगी, बिकॉज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। और न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो उसकी रेडियस स्मॉल हो जाएगी। तो इन द सिंपल से सेंस यू कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। फाइन। बात कर लेते हैं हम लोग वेरिएशन की। किस तरह से एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल कर दीजिए। पीरियोडिक टेबल क्या वेरिएशन हो रहा है? आप कह सकते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप में किस तरह से रेडियस वेरिएट होती है। व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम यानी हाइड्रोजन से लेकर के फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन से लेकर के नीचे आते हैं, कहाँ पर, कौन सा एलिमेंट है ये, फ्रांसियम। बेरिलियम से लेकर के आते हैं रेडियम तक। तो किसी भी ग्रुप में व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन फर्स्ट ग्रुप, in second group, when we move in a group from top to bottom, radius increase। क्यों भाई इंक्रीज हो रही है, जरा देखिए, लिख लीजिए, फिर बात करते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आपने कहा साहब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड। अगर हम बात करें इसमें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, 1s2, 2s1। भाई सभी में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जरा देखिए, अब इसमें देखिए रेडियस सेल की बात करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए जरा, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में या पर्टिकुलरली इस फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, इसलिए रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। राइट, ये पॉइंट आपने लिख लिया। आइए देखिए, लिख लीजिएगा, व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस increase because of increasing number of cell। फाइन। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रेडियस इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड मतलब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो रेडियस, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, atomic radius decrease because of increasing nuclear charge। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, जैसे आपने कहा साहब लिथियम टू बेरिलियम, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। आपने कहा साहब सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट लिथियम से बेरिलियम में जाएंगे या सोडियम से मैग्नीशियम में जाएंगे, पोटेशियम से कैल्शियम में जाएंगे। व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया भाई, रफ करें। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखिए,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो आपको मालूम है एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS122। NS122 इसका क्या मतलब है भाई? NS122 N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सेल, और S सब सेल में इलेक्ट्रॉन हो रहा और इलेक्ट्रॉन 1 to 2 होंगे। जैसे अगर आपने कह दिया सब जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS1। जो सेकेंड ग्रुप होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। अब अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट्स में आपने कह दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैं क्लोज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहा हूँ, समझिए ज़रा। इसका आएगा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में, इसका लिखेंगे हम 1s1, इसका आएगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे वो ये आ जाएगा। आई बात समझ नहीं आई? अब जैसे लिखने की बात है ना, एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिखा जाता है। लिखने के दो तरीका है। कैसे है ज़रा समझिए। आपने कह दिया कि साहब पोटेशियम एटॉमिक नंबर है 19, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दो तरह से लिखते हैं बेटा। कैसे समझिए ज़रा। एक तो आपने लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। देखिए मैंने लास्ट में यहाँ 4s1 लिख रखा है। एक तो आपने सिंपली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है ऐसे पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, आप लिख सकते हैं। अब देखिए इस 19 से पहले नोबेल गैस कौन सी है? आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। देखिए जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर काउंट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स 6 to 8, 6, 14, 2, 16 और 2, 18। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम लिख सकते हैं AR इस तरह से, और लास्ट में हम लिख दिया 4s1। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? AR 4s1। एनी डाउट? यानी इससे पहले जो नोबेल गैस हो वो लिख दें और लास्ट में 4s1। अब जरा देखिए इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। एनी डाउट? इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122 एस ब्लॉक एलिमेंट का, और फर्स्ट ग्रुप का होगा NS1, सेकेंड ग्रुप का होगा NS2, राइट। आइए देखिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, रफ कर दें इसको भाई, लिख लिया। आइए देखिए, आइए देखिए, चलिए बताओ भाई कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको कहीं कहीं पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिखते हैं। अब पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, होता क्या है ये आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हम रेडियस की बात करते हैं। इसमें एस ब्लॉक में बात करते हैं कैसे ये वेरिएट होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया साहब ये सोडियम है, सॉलिड स्टेट में, फाइन, और इस सोडियम को हमें बनाना है सोडियम आयन में गैसियस स्टेट में। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तभी कैटायन बनेगा। इस कैटायन फॉर्मेशन के लिए
जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन जरा देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from outer shell of an isolated neutral gaseous atom to produce cation is known as ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी या इसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस। तीनों टर्म समझते हैं। आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको सोडियम का, तो सोडियम बेटा ये सॉलिड स्टेट है। ये जो डेफिनेशन बताई गई है वो सॉलिड स्टेट के लिए नहीं बताई गई है, यानी इस सोडियम को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में, गैसियस स्टेट में। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी एस, यानी इसको पहले हमको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोडियम गैस में। और इस गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब होगा ये एटॉमिक फॉर्म में हो, इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, कैटायन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आप समझिए जरा इसको फिर से, सोडियम सॉलिड है, राइट, सॉलिड पहले किस में चेंज होगा? सोडियम गैस में, और ये गैस फिर किस में निकलेगा? कैटायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एनर्जी यहाँ भी लगी, सॉलिड से गैस बनने में एनर्जी लगी, और इस गैस से यहाँ भी एनर्जी लगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से यहाँ जो एनर्जी लगी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी में काउंट नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं यहाँ से कि गैसियस एटम से कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनी डाउट? क्लियर? अब जरा देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरिएट कर रही है। फर्स्ट ग्रुप में व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, यानी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे लिथियम टू सीजियम, लिथियम टू सीजियम। व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई? इंक्रीज, डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ऐसा क्यों? इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, जरा समझिए, एक एटम ये हुआ, दूसरा एटम ये हुआ, तीसरा एटम ये हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो एनर्जी ज़्यादा कहाँ लगेगी? साइज स्मॉल होगा। क्यों? इसलिए कि जब साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीजियम इन फर्स्ट ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग atomic size।
Same property in the second period also. When we move from beryllium to barium, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज. Fine. See here, when we move in a period from lithium to beryllium, या फिर कह सकते हैं लिथियम टू बेरिलियम, या कह सकते हैं सोडियम टू मैग्नीशियम. जब हम फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में मूव करेंगे तो रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? आइए देखिए. When we move from first group to second group, ionization energy increase due to increasing न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी, और रेडियस डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. जरा देखिए, हो गया भाई, रेफर दें. आइए देखिए, अगर हम बात कर लें फैक्टर्स का, ध्यान दीजिए जरा. आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. एनी डाउट? बोलो भाई. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज. आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. ये शील्डिंग इफेक्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या है. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. फाइन. नेक्स्ट फैक्टर बात करते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. So this is the factor which affects ionization energy. Oxidation state very important है. Oxidation state समझिए जरा. Oxidation state, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो किसी भी कंपाउंड में अगर जाएंगे, कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेंगे? +1. लिख लीजिए. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट shows +1 oxidation state in their compounds. यानी ये एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप के हैं कंपाउंड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? +1. क्यों? इसलिए कि इनके लास्ट सेल में अगर आप देखोगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको NS1, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाती है. इन द सेम वे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट shows
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट in their compounds. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? ओके, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।